गुजरात के अहमदाबाद में एक बार फिर 50 से ज्यादा बुलडोजर गरज रहे हैं। चंदोला झील के किनारे बसाए गए मोहल्लों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। 3 दिन में यहां करीब 8,000 घरों और अन्य ढांचों को तोड़ा जाएगा। दरअसल पहलगाम हमले के बाद गुजरात में बांग्लादेशियों की पहचान और फिर बड़ी संख्या में यहां घुसपैठियों के पकड़े जाने के बाद अप्रैल के अंत में नगर निगम ने बुलडोजर एक्शन की शुरुआत की थी। तब करीब 1.5 लाख वर्ग मीटर जमीन कब्जे से मुक्त कराई गई थी। अब यहां कुल 2.5 लाख वर्ग मीटर जमीन को कब्जे से मुक्त कराया जाएगा। दोस्तों, एनवीएन की बातचीत में आपका स्वागत है। यहाँ सरहद पर बहुत सारा हंगामा हो रहा था। भारत पाकिस्तान के बीच में मीडिया में बहुत कुछ दिखाया जा रहा था, लेकिन इस बीच अहमदाबाद में एक जबरदस्त ऐसी घटना घटी कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। खबरों के मुताबिक 7,000 से 8,500 तक की तादाद आ रही है कि इतने सारे घरों को चंडोला तालाब के पास बुलडोजर से 50 बुलडोजर से जो है वो ढा दिया गया, उनको जो है वो घिरा दिया गया। एक घर बनाने में कितनी मेहनत लगती है ये सारी दुनिया जानती है, और अगर कहीं पे 7-8 हजार घरों को जो है वो ढा दिया जाए तो उससे वहां पर रहने वालों को क्या मुसीबत आई होगी, इसका अंदाजा करना कोई मुश्किल नहीं है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे पास अहमदाबाद से श्री कौसर अली साहब हैं और श्रीमती वोरा साहब हैं। तो इन दोनों से हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे, रत्ना वोरा साहब से और कौसर अली साहब से, कि आखिर अहमदाबाद में इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई और सारे भारत का मीडिया जो है वो उस पर कैसे गायब रहा। तो सबसे पहले मैं कौसर अली साहब से शुरू करना चाहता हूँ। वो वहीं के रहने वाले हैं, एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने इस मामले में काफी काम भी किया है। तो वो वहाँ की परिस्थिति के बारे में संक्षिप्त में बताएं, उसके बाद हम रत्ना वोरा साहबा के पास जाएंगे। कौसर अली साहब। शुक्रिया। चंडोला का जो मामला है, मीडिया में सिर्फ चंडोला दिखाया जा रहा है। एक्चुअली अहमदाबाद में चंडोला के जितने मकान टूटे हैं उससे 4-5 हजार मकान तो बहुत दूसरे भी टूट चुके हैं। लेकिन चंडोला का मामला आने से, क्योंकि इतना मास डिमोलिशन था अहमदाबाद में, रिवर फ्रंट के बाद, जो रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के बाद में जितना डिमोलिशन हुआ था उतना ही डिमोलिशन इस बार चंडोला में हुआ है। यानी हिस्ट्री में ये दूसरा डिमोलिशन है। लेकिन पहले जो डिमोलिशन हुआ था अहमदाबाद रिवर फ्रंट का, उसमें तो सारे जो लोग हैं उनको मकान के बदले मकान मिल गए थे। लेकिन यहाँ पहले मकान बुलडोज कर दिया गए और उसके बाद में कॉरपोरेशन के द्वारा 2014 की जो पॉलिसी है स्लम रिहेबिलिटेशन स्कीम, उसमें 2010 का कट ऑफ है। उस कट ऑफ में उनको मकान देने की बात कॉरपोरेशन ने तोड़ने के बाद कही, क्योंकि प्रेशर बढ़ा। चंडोला तालाब का जो न्यूज इंटरनेशनली और बीबीसी वगैरह ने और जो लोकल यूट्यूबर्स ने इस मसले को उठाया, इसलिए इन्होंने तुरंत एक बोर्ड का रिजोल्यूशन पास करके 3 लाख रुपए भर के EWS का मकान देने की उन्होंने बात की। लेकिन दूसरे जो मकान है, सरखेज में है, साबरमती में है, रखियाल में है, ऐसे कई जगह पर गरीबों के मकानों को तोड़ा गया है। वो अभी तक मीडिया में इतना उभर के नहीं आया। मैं 2 जगह पर तो डिमोलिशन हो रहा था, तब ग्राउंड जीरो पे था। बिल्कुल नोटिस दिए बिना रात को 10 बजे फरमान आता है कि आपका कल मकान बुलडोज हो जाएगा। लोगों को अपने मकान के सामान को निकालने का भी वक्त नहीं था। 2 कॉलोनी तो ऐसी हैं, आलिया रो हाउस और अल असबाब रो हाउस, उनको तो 1 घंटे का टाइम दिया गया कि आपका मकान बुलडोज किया जाएगा। 2022 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि अगर आपको, भले आपने 4-5 साल पहले नोटिस दिया हो, लेकिन अगर आप डिमोलिशन की एक्शन लेते हैं तब आपको एटलीस्ट 15 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। लेकिन कोर्ट का भी कंटेम कर दिया, आ गए और मकान को बुलडोज भी कर दिया।
हमने इनको रिक्वेस्ट भी किया कि भाई आप इनको प्रॉपर नोटिस दीजिए। एक मामला अलीफ रो हाउस का है जिसके अंदर डबल बैच में केस चालू है, पिटिशन, फिर भी उसको तोड़ दिया गया। मीन्स ये सरकार डेवलपमेंट के नाम पर यानी बिल्कुल इतना एग्रेसिवली डेमोलिशन कर रही है। और मैं कई लोगों से मिला, मेयर से, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन से, इवन पुलिस वालों से भी मिला कि ये इलीगल तौर पर लोगों के मकानों को तोड़ा जा रहा है, इसको तुरंत प्रभाव से रोकिए। लेकिन गुजरात में जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है मोना भट्ट, वो जितने भी डिमोलिशन के केसेस के उनके पास जाते हैं, वो स्टे भी नहीं देती हैं और बस वो कॉरपोरेशन को बोलती है कि आप जनहित में आप रोड खाली करवाइए, रिजर्व प्लॉट खाली करवाइए। जो लोग 25-25, 30-30 साल से रह रहे हैं जहां पर भी, उनके मकानों को बुलडोज किया जा रहा है। और सबसे खतरनाक चीज ये है कि मीडिया जो है, मेन स्ट्रीम मीडिया, जहां डिमोलिशन होता है वहां एस्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिसर से वो बात करते हैं, उनका व्यूज लेते हैं और व्यूज लेने के बाद चल देते हैं। जनता क्या कोई बात सुनते नहीं है मीडिया वाले। तो वो मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर जो ज्यादा देखा जाता है उसमें जनता का पक्ष आता नहीं है। और जो लोग अपने घर में सुखी संपन्न लोग हैं या फिर कोई 30-40 हजार रुपए कमाने वाला आदमी है, वो उसका नैरेटिव मीडिया में ये बनाया, लोग जो हैं, जो गरीब लोग हैं या उनको बचाने, डेवलपमेंट के विरोधी हैं, तो वो नैरेटिव मीडिया में सेट किया जाता है। लेकिन बीबीसी है और लोकल यूट्यूब चैनल का बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस बात को आगे लेके गए। चंडोला का मामला इंटरनेशनली बहुत आगे बढ़ पाया। तो अभी एक फेज, पहले फेज में तो 3,000 मकान चंडोला के तोड़े थे और अभी सेकेंड फेज में तो पूरा चंडोला है वो पूरा के पूरा डिमोलिश कर दिया। तो लड़ाई अब दूसरी तरफ लड़नी पड़ेगी, पुराने थर्रे से चलेगा नहीं। इवन कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में भी जाके धरना करना पड़ेगा। सिर्फ जो जो जिसका वोट जा रहा है, शहजाद खान पठान जो अहमदाबाद का विरोध पक्ष का कॉरपोरेशन का नेता, और शैलेश परमार जो वहां का धारासभ्य है, एमएलए, वही बोल रहे हैं। बाकी पूरी कांग्रेस पार्टी उसमें खामोश है। इंडिविजुअली लेवल पे जिग्नेश मेवानी वडगाम के धारासभ्य और कुछ हद तक लालजी देसाई, वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो नहीं जा सकते, गए हैं, लेकिन इंडिविजुअली लेवल पे लोगों के बुलाने पर वहां पहुंचते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी बिल्कुल डिमोलिशन में नदारत रही। जब हम कांग्रेस के लोगों से मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। अब आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में से कैसे जजमेंट निकल रहे हैं। गरीबों को कोई राहत नहीं मिल रही, कोई स्टे नहीं मिल रहा। तो कांग्रेस पार्टी को पहले तो मजबूर करना पड़ेगा कि आप ऑपोजिशन में हैं या सरकार के साथ में हैं। कांग्रेस के सारे नेता जब चंडोला में फर्स्ट फेज का डिमोलिशन हो रहा था तो वो तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को और पुलिस कमिश्नर को तो धन्यवाद दे रहे थे कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, इलीगल इमिग्रेंट्स को के लिए एक्शन लिया, आपका बहुत अच्छा एक्शन है। इसलिए शहजाद खान और शैलेश परमार को डर है कि हमारे 20-21 हजार वोट जो चंडोला तालाब में है, अगर वो डिफ्रेंचाइज हो गए, जो वोट अब दे नहीं पाएंगे, तो वो जो सीट कांग्रेस के लिए आजादी के बाद से लेके अभी तक कांग्रेस ही वहां जीती थी, अब वो सीट 9,000 के आसपास के वोट से शैलेश परमार जीते होंगे। अब वो शैलेश परमार को अगर ये डिफ्रेंचाइज हो जाते हैं, उनका रिहेबिलिटेशन वहां नहीं होता है, तो कांग्रेस के पास से वो सीट भी चली जाने वाली है। इसलिए जो कंसर्न है अपने वोट को लेकर, वही कांग्रेसी जो मैदान में कुछ करते हुए दिखे, बाकी पूरी कांग्रेस जीरो नदारत रही। 4-5 जो नेता हैं उसको छोड़कर। इसलिए अगर सामूहिक तौर पर अगर लड़ाई लड़ी जाए
तो ही हम नई पॉलिसी बना सकते हैं। कॉरपोरेशन के अधिकारी और मेयर और कमिश्नर से मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारे पास तो सिर्फ एक ही स्कीम है, उसके अलावा हम नहीं कर सकते। तो लड़ाई ये होनी चाहिए कि 2025 आज के दिन का कट ऑफ रखना चाहिए। अगर सरकार को डेवलपमेंट के काम में रिजर्व प्लॉट को खाली करवाना है या टीपी में खाली करवाना है या फिर लेक खाली करवाना है तो घर के सामने घर दिया जाए, वो पॉलिसी बनानी पड़ेगी। अगर ये पॉलिसी नहीं बनी तो मुझे ऐसा लगता है कि 2028 में नरेंद्र मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि अहमदाबाद में ओलंपिक का आयोजन किया जाए। तो 2028 में उसका बिडिंग है और 2036 में ओलंपिक किसी कंट्री को मिलेगा। लेकिन भारत पाकिस्तान के युद्ध में भी इजराइल के अलावा कोई कंट्री ने भारत के साथ इतना कनेक्शन नहीं बताया। तो ओलंपिक के लिए इनको बिडिंग के अंदर कौन सा कंट्री इनको साथ देगा। लेकिन वो जो फितूर है लोगों को चकाचौंध कर देने का, विकास पुरुष बनने का, विश्व गुरु, उस फितूर को पूरा करने के लिए न जाने अहमदाबाद में ज्यादा मकान टूटने का हमको डर है। और अहमदाबाद कौशल में भाई, हम चाहते हैं, हम 70% लोग मकान काफी दूर पहले चले गए से इस टॉपिक से। मैं फिर आऊंगा आपके पास। इलीगल मकान है। हाँ, एक बात मैं रत्ना वोरा साहबा से जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ये कह के आए थे कि सबका साथ सबका विकास जो है वो करने के लिए प्रधानमंत्री बन रहे हैं, और अब जिस तरह का विनाश हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं। और ये विनाश इसलिए हो रहा है ताकि अच्छा वाटर फ्रंट बने, ताकि जो है वो जिस तरह से ट्रंप के आने पर जो है वो उन झुग्गी झोपड़ियों को पहले छुपाना पड़ा था, अब छुपाना ना पड़े, बल्कि ये दिखाई दे कि भाई हम बहुत ज्यादा खुशहाल हो गए हैं। इसी तरह की बात जब मोदी के आने के, प्रधानमंत्री बनने के बाद गुजरात का पहला इलेक्शन हुआ था, तो मैंने कुछ पोस्टर्स देखे थे। गुजराती का नारा था कि जो है वो विकास गांडू थयो छे, यानी विकास पागल हो गया है। तो वो जो पागलपन उस जमाने में आया था, क्या वो पागलपन आज अपनी चरम सीमा पे पहुंच गया है? ये गरीबों के घरों को उजाड़ना बगैर उसके किसी रिप्लेसमेंट के, रत्ना वोरा साहब आप इसको कैसे देखते? जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इतने इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आपने मुझे बुलाया है अपनी बात रखने के लिए। और अपनी बात को शुरू करने से पहले एक दो चंद लाइनें हैं, उसको मैं रखना चाहती हूँ कि सदियों बीत जाते हैं, सदियों बीत जाते हैं एक घर बनाने के लिए, और ये उफ भी नहीं करते हैं बस्तियां उजाड़ देने। तो इस बात को मैं इसलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने बुलडोजर को फिराया बिना किसी नोटिस के, प्रायर नोटिस के, मतलब पूरे रात भर का नोटिस दिया, 3 दिन का नोटिस दिया, दिया नहीं दिया का कोई मतलब नहीं रहता है। और इन्होंने जिस तरीके से बुलडोजर को लाने के पीछे इनका पहला बहाना क्या था वो मैं बताना चाहती हूँ। ये कह रहे थे कि चंडोला तालाब के आसपास बहुत बड़ी संख्या में बांग्लादेशी आके बस गए हैं। अब बांग्लादेश एक्सट्रीम पूर्व में है, यहाँ हम एक्सट्रीम पश्चिम में बैठे हैं। तो एक बांग्लादेशी पूर्व से आते आते कितने राज्य क्रॉस करके फिर ये गुजरात में आया है। तो पहली बात तो ये समझने की है कि क्या ये बांग्लादेशी थे या है, और अगर है भी तो इनके पास में आधार कार्ड है, इनके हाथ में इलेक्शन कार्ड है, इनके पास राशन है, ये 5 किलो राशन भी सरकार से लेते आए। तो इनके पास ये जो सारी की सारी सरकारी दस्तावेज बने हैं वो कैसे बने, किसकी मिली भक्ति से मिले, और किसने इसके अंदर इनको मदद की? अगर ये बांग्लादेशी है तो इनको सबसे पहले तो बांग्लादेशी के नाम से बुलडोजर फिराया गया, और अब वो कह रहे हैं कि हम इसका नवीनीकरण करेंगे चंदुला तालाब का। तो जैसे पहले रिवर फ्रंट में भी उसके जो
किनारा था, उसमें बहुत सारे झुपड़े बसे हुए थे, परंतु पहले उन्होंने रिवर फ्रंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और रिवर फ्रंट भी कांग्रेस के जमाने पे ही आया था, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले कांग्रेस ने पॉलिसी बनाई और उनको मकान दिए, और जितने भी अहमदाबाद में मिले थी उन सभी मिलों में 20% मार्जिन की जगह सिर्फ इन लोगों के मकान बनवाने के लिए रखी गई, और इनको ईडब्ल्यूएस के मकान बनाए और उनको वहां पे स्थापित किया गया। परंतु यहाँ पर हालात ऐसे हैं कि चंडोला तालाब में रातों रात बुलडोजर फिरा दिया गया है, और बहुत ही अमानवीय तरीकों से लोगों के मतलब घर बस्ती सब कुछ उजाड़ के रख दिया है। और साथ ही देखिए 800 से ज्यादा लगभग मकान झुपड़ियां ज्यादा, तो आप समझ सकते हैं अगर एक घर में एक इंसान मतलब 5 इंसान है तो इन्होंने 40,000 से ज्यादा लोगों को आज की तारीख में बेघर कर दिया है। तो ये सबसे बड़ी दुखद बात है, और ये मानव अधिकार की बात है, ये मानवता की बात है। इतनी चिलचिलाती धूप है, गर्मी है, सामने बरसात आ रहा है, और ऐसे समय पर आपने इन लोगों को विस्थापित कर दिया है कोई भी तरह का वैकल्पिक व्यवस्था दिए बगैर। तो यहाँ एक बहुत बड़ा मानवीय अभिगम और प्रश्न भी खड़ा होता है। साथ ही हम सब जानते हैं कि एडवर्स पोजीशन का एक कायदा है, और एडवर्स पोजीशन जब प्राइवेट प्रॉपर्टी पे लागू होता है तो ये एडवर्स पोजीशन कॉर्पोरेशन पे क्यों नहीं लागू होता? कॉर्पोरेशन 30 साल से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है, और भारतीय जनता पार्टी के शासन में इतने सारे अगर लोग गैरकायदेसर या इलीगल तरीके से बना के रह रहे हैं तो कैसे रह रहे हैं? रातों रात तो कोई रह नहीं जाता, रातों रात तो कोई मकान बन नहीं जाता, बिल्डिंग नहीं बन जाती है। तो इससे साबित होता है कि प्रशासन और यहाँ का जो भी तंत्र है वो सब मिले भगत है, मिले जुले हैं। उन्होंने ही इन इलीगल जगह पर अगर मकान बनाने दिए तो उन्होंने बनाने दिए ना, नहीं तो जो एस्टेट डिपार्टमेंट है, एस्टेट डिपार्टमेंट का एक वार्ड इंस्पेक्टर होता है। वार्ड इंस्पेक्टर का काम ही ये है कि जहां जहां जिस वार्ड में गलत तरीके से ये इलीगली एनक्रोचमेंट हो रहा है या मकान बन रहे हैं तो वहां पे उनके ऊपर रोक लगाई जाए और उनको उसी टाइम तोड़ा जाए। परंतु पूरी बिल्डिंग बनने देते हैं, पूरा मकान बनने देते हैं, लोग उसमें पैसा खा लेते हैं और बिल्डर अपना मतलब स्कीम बना लेते हैं नई नई, और लोग सस्ती स्कीम है इस झांसे में आके ऐसी स्कीमों में अपने पैसे डाल भी देते हैं, रिहायशी भी शुरू हो जाती है, और उसके बाद 5 साल 10 साल 15 साल 30 साल के बाद अभी डिमोलिशन लेके आ रहे थे, कहाँ तक योग्य है। और जहां तक कि मैंने अभी इन्होंने साहब ने बताया कि हाई कोर्ट का क्या दृष्टिकोण है, तो हाई कोर्ट तो अब मानवता की दृष्टि से कुछ देखती ही नहीं है। हाई कोर्ट भी मेटलिस्टिक हो गई है। हाई कोर्ट तो ये देखती है कि अच्छा भाई तुम्हारे क्या पुरावे हैं, अगर तुम्हारे पास मालिक का कोई पुरावा नहीं है तो तुम नहीं रह सकते। अरे भाई नहीं रह सकते बात सही है, पर इतने सालों से रह रहे थे तो उसका क्या, उसको तो कंपनसेशन देना चाहिए ना, उसको तो एडवर्स पोजीशन का पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहिए केस। अगर किसी एक जज ने अपना एक ट्रेंड बना दिया है तो उसी तरीके सारे ट्रेंड चलते रहते हैं। जेबी पार्डीवाला साहब ने बीच में एक सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट दे दिया कि भी मालिकी का पुरावा उसी को ही प्रोटेक्ट किया जाए, परंतु यहाँ पर जो इतने सालों से रह रहे हैं 10 साल 20 साल 15 साल 30 साल, उनका क्या, उनके लिए तो कुछ सोचा नहीं जा रहा। और फिर सरकार का काम है ना विस्थापितों को जगह देना। इवन अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की भी पॉलिसी है, उसमें पर्टिकुलर सेक्शन है कि जो कमिश्नर है उसको ये देखना होता है कि भी ऐसे जहां पर भी बसाते हैं या जो गैरकायदेसर है या इलीगल है तो उनको किस तरीके से लीगलाइज किया जाए। 2010 की इनकी पॉलिसी है रीएस्टेब्लिशमेंट की, तो उस पॉलिसी को भी एक्सटेंड करना चाहिए। तो मेरा तो यहाँ पर यही मानना है कि जो भी प्रशासन कर रहा है वो ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मिली भगत के साथ कर रहा है, और ये मिली भगत में उनको सबको अपना अपना हिस्से का शेयर मिल जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, शायद कौशल अली भाई को भी इस बात से सहमत हो सकते हैं। मैं जिस विस्तार में रहती हूँ वहां पे हिंदू मुस्लिम बस्ती साथ में रहती है, साथ में मतलब कि वो एरिया में है, रखियाल एरिया, बापू नगर, गोमतीपुर, ये सब एरिया है जहाँ पे बस्तियां दोनों है। और उसमें भी हमारे रखियाल में एक पर्टिकुलर जगह है जिसको बोलते हैं बच्ची मार्केट। वहां पर जो एक मिल थी, मिल की दीवार से कायदेसर पक्की दुकानें बनी। पक्की दुकानें, एक अल्ताफ बासी नाम का एक गुंडा है जो कि मर्डर के अंदर अभी फिलहाल तो शायद जेल में है, उस अल्ताफ बासी नाम के इस गुंडे के ने सारी दुकानें बनाई,
और कॉर्पोरेशन की नजरों के सामने दुकानें बनाई और एक एक दुकान में उसने 25 लाख 20 लाख 15 लाख जो उसके मन में आया वो उसने दुकानों में बेच दिए और बेच के गटर कर गया। तो यहाँ पर जिसने पैसा दिया 10 लाख 15 लाख 25 लाख दुकान लेने के लिए अब तो उसकी वो दुकान टूट गई। मतलब प्रशासन तब तक क्या करता रहा जब दुकानें बन रही थी, उस पे शटर डल रहे थे, उस पे सौदे हो रहे थे, एक अकेला गुंडा आदमी उन दुकानों पे कब्जा करके मतलब वही बनवा रहा था, लोगों से पैसे ले रहा था। तो वहां पे प्रशासन क्यों सोई हुई थी, वहां पे पुलिस तंत्र क्यों सोया हुआ था? तो परेशानी तो गरीब इंसान को होती है ना। किसी एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम भाई ने अपना 10 15 20 लाख रुपए इकट्ठा करके उस बदमाश को दे दिया तो और आज उसके पास दुकान भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसके तो सारे पैसे खत्म हो गए और वो तो गुंडा है, वो तो गुंडागर्दी करके उससे सबसे पैसे ले लिए। तो ऐसे गुंडों को कौन पालता है? ऐसे गुंडों को सिर्फ और सिर्फ प्रशासन पालती है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पालती है। और ये इंसान जिस तरीके से आपने देखा होगा, राम रहीम को पैरोल मिल जाती है, जब जब इलेक्शन आते तो राम रहीम को पैरोल मिलती, इसी तरह इस गुंडे को भी पैरोल दी जाती है। जब भी इलेक्शन आता है तो यहाँ पे इसको पैरोल भी दी जाती है और इसको एक उम्मीदवार भी बना दिया जाता है। किसी न किसी पार्टी का टिकट लेके ये बंदा खड़ा हो जाता है और फिर ये नुकसान करता है। तो मेरा कहने का मतलब ये सब बहुत सोची समझी साजिश के तहत मिली भगत होती है। मैं क्योंकि लोकल हूँ, लोकली मैं सबसे जुड़ी हुई हूँ, इसीलिए मैं इन सब लोकल मुद्दों को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, समझती हूँ कि किस तरीके से प्रशासन करता है। अब हमारे आगे एक और बस्ती है, वहां पे सब वाल्मीकि समाज के लोग रहते हैं, उनके सामने खाली जगह है, एक फुटपाथ जैसी है। आप मानेंगे नहीं कि 1 किलोमीटर की 2 किलोमीटर की फुटपाथ पे कम से कम 10 मंदिर बन गए हैं। और वो क्या करते हैं, मंदिर की आड़ में वहां पे जुआ चलता है, शराब चलती है, वहां पे सब तरह के गैर कायदे से धंधे चलते हैं, सामने मंदिर बना हुआ है। तो मतलब कहने का ये क्या प्रशासन नहीं जानती? आज जब मैं और आप जैसे लोग जानते हैं, हम सब ये बात जानते हैं, तो क्या ये पुलिस नहीं जानती है? क्या सरकार नहीं जानती है? प्रशासन नहीं जानती है? तो आखिर ये सब की मंजूरी देता है तो कौन देता है और क्यों देता है? तो ये सब मिली भगत है, ये लोग करते हैं, करवाते हैं और फिर उसके बाद एक दिन इनके मन में आ जाता है तो बुलडोजर लेकर पहुंच जाते हैं और इस तरीके पूरी की पूरी बस्तियां उजाड़ देते हैं। वो गरीब परिवारों को क्या, जिन्होंने यहाँ पर इस झुपड़े में रहते थे, बस्ती में रहते थे, उनके बच्चों के स्कूल कॉलेज ये वो पढ़ाई लिखाई सब, मतलब किसी चीज का कोई मानवता का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। मानव तो रहा ही नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे कुत्ते बिल्ली पक्षी पक्षी सबके ऊपर लोगों का नजर रहती है, गाय घोड़ा के सबके ऊपर नजर रहती है, पर मानव की मानवता पर तो किसी की कोई नजर ही नहीं है कि भैया मानव है तो सब है। मैं तो समझती हूँ मानव है तो सभी धर्म है। तो मानव ही नहीं रहेंगे तो धर्म कैसे तुम फॉलो कराओगे? ये तो बहुत सही बात है। सिर्फ एक धर्म के नाम पर इन लोगों को परेशान करने का काम किया जाता है, इन लोगों को दुखी करने का काम किया जाता है। कभी इनको ऊपर बांग्लादेशी का टैग लगा दिया गया आजकल, कभी इनको आतंकवादियों का टैग लगा देते, कभी कुछ भी तरीके से परेशान करने की बात है। एक पर्टिकुलर समाज को, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी चाहे वो ऊपर ना आ सके, इसीलिए उनको इस तरीके से हैरान परेशान किया जाता है। और वहां पे जो प्रशासन है, वहां के जो लोकल लोग होते हैं, उनके गुंडे लोग, लोकल मतलब लोकल जो गुंडे होते हैं, उनके साथ ये लोग मिली भगत करके इस तरह की रिहाइशें तैयार करते हैं और फिर बुलडोजर। मैं आता हूँ मैडम आपको। जी जी। तो रत्ना जी एक शेर पढ़ रही थी शुरू में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। तो आजकल बस्तियों को जलाया नहीं जाता बल्कि बस्तियों पर बुलडोजर चलाया जाता है। कौसर साहब, अभी रत्ना जी बता रही थी कि खास समाज को जो है वो फोकस किया जाता है, टारगेट किया जाता है। तो ये जो आपने बताया कि चंडोला तालाब का एरिया और बाकी 2 एरिया में भी जो है वो इस तरह की बातें हो रही हैं, तो इसमें खास तौर से मुसलमानों को जो है वो टारगेट किया जा रहा है या कि हिंदू मुस्लिम सभी इस बुलडोजर का शिकार हो रहे हैं? इसमें ऐसा है कि हिंदुओं के मकान टूट रहे हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये एक्चुअली गरीब विरोधी सरकार है। मैं आपको वो बात करते करते रुक गया था कि अहमदाबाद में जितने भी मकान है वो 70% इलीगल है। 30% के आसपास ही लीगल, पूरा टाइटल क्लियर और बीयू परमिशन के साथ में मकान होंगे। हिंदुओं के मकान टूटते हैं। एक एग्जांपल में आपको बताऊं कि एक बापू नगर में एक छापरा है, रणजीत नगर का छापरा, ऐसा कुछ वहां पर
संजय नगर। रिवॉल्यूशन हो रहा था, तो वहाँ के कुछ देवी पूजक और दलित समाज के लोगों ने मुझे बुलाया। मैं वहां गया, आप बिलीव नहीं करेंगे, अब मैं एहतजाज करने के लिए उनको समझाया। दूसरे दिन वहां बीजेपी और कांग्रेस के लोग पहुंच गए। यानी वहां का जो हिम्मत सी के कुछ लोग मेरे को वहां दिखे, मंदिर में एक मीटिंग रखा था और बीजेपी के सारे लोग एमएलए वगैरह आ गए, काउंसिलर, और उनको पेसिफाई करने लगे, क्योंकि उनका वो वोट है। तो उन लोगों का उजाड़ तो दिया, लेकिन उनको गारंटी दिया कि आपको मकान के बदले मकान मिलेगा। उनके जो नेता हैं उनको कुछ न कुछ लालच दिया जाता है। ठाकुरों के मकानों को भी तोड़ा गया, 148 मकान। तो वहां पर भी बीजेपी के लोग गए, उनको डाइवर्ट किया, मुद्दा मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आया। साबरमती में भी दलित और देवी पूजक और परप्रांतीय मकान तोड़ दिए गए। मुस्लिम का जब डिमोलिशन करते हैं, तब कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है मलिक साहब और म्यूनिसिपल के लोग, वो उसको इतना ज्यादा हाईलाइट करते हैं ताकि जो गैर मुस्लिम हैं, हमारे इंटरव्यूज होते हैं ना, हम जहां मीडिया में जाते हैं तो हमको लोग गालियां देते हैं, मुल्ला, कटवा, 6 बच्चे पैदा करने वाला, सरकारी जमीन पे आप कब्जा करते हो। तो वो नरेटिव उनके लिए सबसे बेस्ट है। अहमदाबाद के इस बार तो ये जो क्लैमिटी बोला जाएगा, इतने 1 लाख लोगों को बेघर कर दिया है, उसमें मुस्लिमों की तादाद ज्यादा है। बीजेपी के वो फायदेमंद है, क्योंकि गुजरात एक लेबोरेटरी है हिंदू मुस्लिम का एक नैरेटिव सेट करने के लिए, जो मॉडल पूरे देश में सक्सेसफुली रहा। यूपी वाले भी मुझे बोलते थे कि तुम्हारे यहाँ तो हिंदू मुस्लिम चलता है, लेकिन पिछले 10-15 साल से यूपी में भी ये बीमारी गुजरात से चली गई और आज पूरे देश में स्प्रेड हो गया है। इतना हेट्रेड है कि मेरे कई गैर मुस्लिम दोस्त भी मुझे बोलते हैं कि तुम सरकारी समय कि तुम कुछ भी कर लो, लेकिन वो गरीब लोगों का जो लास्ट पायदान पे बैठा है, उसकी फिक्र किसी को नहीं है। हिंदू और मुस्लिम दोनों का मकान टूटा जा रहा है, इसलिए ये नैरेटिव गलत है। हमको अभी खास करके इस बार तो मुस्लिम तंजीमों का भी रुख मुझे समझ नहीं आ रहा कि सिस्टम से इतना डरे क्यों है। अकेला मुस्लिम नहीं, नॉन मुस्लिम जो रिलीजियस तंजीम है वो भी प्रॉब्लम में है। कोई कुछ बोलने के लिए, कुछ करने के लिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि हर एक आदमी की फाइल मुख्यमंत्री, पीएमओ और सीएमओ ऑफिस में है। कोई कुछ भी करे, उसकी एक नस दबा दी जाती है तो वो पीछे चला जाता है। इसलिए मेरी अपील तो ये है कि सिविल सोसाइटी के लोग जो 2002 में जिन्होंने काम किया है, वो वापस से रिहेबिलिटेशन का काम शुरू करें। जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई खराब ना हो, उनको उसी एरिया में बसाया जाए। और बहुत बड़े फंड की जरूरत है, क्योंकि चंडोला में 10,000 से ज्यादा मकान टूटे हैं, तो मेरे ख्याल से 3-4 हजार लोगों के पास ही डॉक्यूमेंट होंगे। और वो डॉक्यूमेंट भी तभी बन पाए क्योंकि सीए एनआरसी के टाइम पे सिटीजनशिप के इश्यूज पे मुसलमानों को डर लगा, इसलिए 4-5 हजार डॉक्यूमेंट बन भी गए होंगे, 10,000 मकान टूटे उसमें भी। और आज ये हाल है कि वहां का जो विरोध पक्ष का जो कॉरपोरेशन का नेता है, वो बता रहा है कि लोगों के पास 7,000 रुपए एप्लीकेशन करने के पैसे नहीं है, और 30 तारीख तक उसकी डेडलाइन है कि आप 30 तारीख तक आप भरोगे तब आपका एप्लीकेशन प्रोसेस किया जाएगा। तो आज जो इनके डॉक्यूमेंट्स हैं, इनकम सर्टिफिकेट हो, दो डॉक्यूमेंट इन्होंने मांगे हैं 2010 के पहले के, वो सब जुटाने में भी इतनी तकलीफ हो रही है। एक वार्ड में या एक विधानसभा क्षेत्र में 2 या 3 तलाटी होते हैं। अभी आप देखिए, 10,000 बस्ती उजाड़ दी, वहां पे एक तलाटी है और एक मामलतदार है। इतनी सारी लाइन लगी हुई है इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए, और सारे डॉक्यूमेंट, अपने मुस्लिम लोगों के डॉक्यूमेंट तो मोहम्मद 10 तरीके से लिखा जाता है। अब हर डॉक्यूमेंट में अलग नाम है, तो उनकी डॉक्यूमेंटेशन को ठीक करने के लिए ही 1 महीना चाहिए। तो इतनी प्रॉब्लम चल रहा है। ये बहुत सारे लोगों का मिल के
ज्वाइंट हैंड करके काम करेंगे तभी लोगों को मकान भी दिला पाएंगे। 8,500 मकान ईडब्ल्यूएस के बन के तैयार, ऐसा कॉरपोरेशन बोल रही है, हम उनको वहां शिफ्ट करेंगे। लेकिन अगर उनके पास डॉक्यूमेंट प्रॉपर वे में नहीं है तो काफी एप्लीकेशन रिजेक्ट करेंगे। जी जी सरकार से सारे लोगों की डिमांड तो ये होनी चाहिए कि आपने जितने लोग वहां पे पोजीशन होल्डर थे उनको आपने डिस्प्लेस किया है, उनको मकान के बदले मकान दीजिए। आपके पास जी। शुक्रिया कौशल साहब, आपकी बात हो गई और मैं, हमारा समय भी खत्म हो रहा है। डेटा आखिर में देने की मैं जरूरत ही नहीं है। रत्ना साहबा से एक आखिरी टिप्पणी लेना चाहता हूं। आप चूंकि वकील भी हैं और अदालत में आपका आना जाना है और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, लोगों का दुख दर्द भी समझती हैं, इसलिए संक्षिप्त में हमारे पास 2-4 मिनट है। ये बताइए कि लीगली जिस तरह की बात कौसर साहब कह रहे थे, जिस तरह की जो लोगों की जरूरत है, खास तौर से टाइम की जरूरत है, उनके डॉक्यूमेंट्स के कंफर्मेशन की जरूरत है, उनको उन तैयार शुदा घरों में रिहेबिलिटेशन की जरूरत है, तो कानूनी तौर से क्या किया जा सकता है? जी, इसमें तो सबसे पहले तो जैसे कौशल भाई ने बताया कि टाइम बहुत कम है, टाइम लिमिट खत्म होती जा रही है। तो सबसे पहले तो ये टाइम लिमिट को बढ़ाने के लिए ही सभी को मिलकर सरकार में आवेदन करने चाहिए कि भी इतनी जल्दी ये सारे डॉक्यूमेंटेशन पूरे नहीं हो सकते हैं। दूसरा, जो जहाँ रहता था और उसके पास वहां रहने का पोजीशन का जो भी कोई आधार है, फिर चाहे वहां का लाइट बिल हो, टैक्स बिल हो, या फिर वहां का इलेक्शन कार्ड हो, राशन कार्ड हो, या फिर वहां का आधार कार्ड हो, उस सभी परिवारों को तो कंपलसरी दे ही देना चाहिए। और बाकी जो लोग रह जाते हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो उनको भी थोड़ा समय देना चाहिए ताकि वो अपने डॉक्यूमेंट्स बनाए। और सरकारी डॉक्यूमेंट्स, बच्चों की जन्म हुआ है तो जन्म के दाखिले के आधार पर ही उनको यहाँ पर रिहेबिलिट करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और सरकार को, कोर्ट्स को, सभी को यहाँ पे मानवतावादी अभिगम अपनाना चाहिए। इस बात के साथ ही मैं अपनी बात यहाँ खत्म करना चाहती हूँ। जी। अब आप लोगों की बात सुनने के बाद मुझको प्रधानमंत्री मोदी की एक बहुत मशहूर डायलॉग याद आ गया, आपदा में अवसर। वो हमेशा ये कहते हैं कि जब भी कोई आपदा आए तो उसके अंदर आप अपना अवसर तलाश करके अपना काम निकाल लो। अब भारत पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन पैदा हुआ, तो वो आपदा आई और उस आपदा के आड़ में हमारे प्रधानमंत्री ने और बीजेपी ने जो है उस एक अवसर तलाश किया और 1 लाख लोगों को बेघर कर दिया। यानी ये अजीब बात है कि हम पाकिस्तान को जो है वो अपना शत्रु देश मानते हैं और ये कहते हैं कि हम जो है वहां पर लोगों पर कोई हमला नहीं कर रहे, हम जो है वो सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पे हमला कर रहे हैं। और अगर पाकिस्तान ने जवाब दिया तो हम सिर्फ मिलिट्री बेस पे हमला कर रहे हैं, हम वहां की जनता को जो है वो जरा भी तकलीफ देना नहीं चाहते। लेकिन हमारे अपने देश की, हमारे अपने शहर की जो जनता है, जो जिनकी घर से हम छतों को छीन रहे हैं, उनके ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं, पहले घर दे के उनको, फिर उनका घर तोड़ने के बजाय पहले घर तोड़ के फिर ये कह रहे हैं कि आप अपना पेपर लाओ और हम तुमको घर देंगे। तो ये जो अंधेर नगरी और चौपट राज का मामला चल रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। आप दोनों ने इसके लिए समय निकाला अच्छा, और एक केरला ग्राउंड का मसला है, रियलिटी। एक केरला का एक मैं आपको मसला बताऊं। केरला में जी भी एक जफर कॉलोनी करके एक जगह थी, वहां पर भी लोग ऐसा बोलते हैं कि वहां इलीगल इमिग्रेंट्स रहते थे। लेकिन केरला सरकार को उस जगह को डिस्प्लेस करना था, तो सब उनका सर्वे किया सरकार ने खुद ने, और पहले उनको शिफ्ट किया गया और उसके बाद में मकानों को तोड़ा गया। और केरला में अगर सरकार को कोई जगह किसी की चाहिए होती है तो उसकी मार्केट वैल्यू से 3 गुना कंपनसेशन दिया जाता है। इसलिए हमको एग्जाम्पल ऐसे देखने होंगे कि और स्टेट में जहां नॉन कांग्रेसी और नॉन बीजेपी सरकार जहां है, दोनों की इकोनॉमिकल पॉलिसी तो पैसे वाले लोगों को मदद करने की है, लेकिन जहां कांग्रेस और बीजेपी की सरकार नहीं है वहां रिहेबिलिटेशन की स्कीम क्या है उसको भी चेक करना चाहिए। और केरला के जो जजमेंट हैं वो गुजरात में लाना चाहिए। अभी कांग्रेस ने जहां कर्नाटका में 1 लाख मकान बनाने का एक नोटिफिकेशन जारी किया है सरकार ने, उस नोटिफिकेशन को भी कांग्रेस के लोग यहाँ गुजरात में लेके आने चाहिए कि भैया आप एक
जी नपने कौशल भाई, किया है, तो आपकी उनको भी बात, तो मकान बना के आपका दे। नेट कमजोर है, बीच बीच में जा रहा है। ये नहीं, बात मेरा वाईफाई है, उत्तराखंड चलो। में भी हुई थी कि जी। वहां पर जब बहुत सारे लोगों के डिमोलिशन की बात थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम इतने सारे लोगों को बेघर होते नहीं देख सकते। तो कोर्ट जो है वो इस तरह के कंसिडरेशन करता है, बशर्ते कि उसको मौका दिया जाए। तो हमको उम्मीद है कि आप लोगों की कोशिशों से उन लोगों को जो कि विस्थापित हुए हैं, जिनको हटा दिया गया है, उनको जो है इंसाफ मिलेगा और उनके घरों पे फिर से जो है वो छत कायम होगी। हमारा समय खत्म हो गया, बल्कि हम लोग 4-5 मिनट ज्यादा हो गए। आप दोनों ने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।